दोस्तों 30 मिनट जीएस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे हिस्ट्री की एनसीईआरटी सार के बारे में। तो देखिए, इसमें जो एनसीईआरटी सार है पहले ही आपको बता दे रहे हैं, इसमें सब कुछ तो नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में जो कुछ है वो सब कुछ। इसके अलावा जो आपको पढ़ना है, मास्टर वीडियो हिस्ट्री का हमारा पढ़ा हुआ है, उसमें आप देख के पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज इसमें क्या देखेंगे, इतिहास क्या है, इतिहास के स्रोत, भारत का नाम कैसे पड़ा है, तारीख और तवारीख दो चीज़ें अलग अलग हैं, उनका क्या क्या मतलब है देखेंगे। तो इतिहास मतलब क्या है आपको पता है, मानव के बीते हुए कल की कहानी, जिसको कहते हैं हम इतिहास। मानव समाज में विभिन्न कालों में तरह तरह के बदलाव हुए, उन बदलाव के बारे में कई बार लिखा गया है, कई बार मौखिक है जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र हुआ, बाद में वो लिखित रूप में आया। कई बार हमें कई तरह के सोर्सों से हमें उनके बारे में जानकारी मिलती है। उन जानकारियों को क्रमबद्ध तरीके से लिखना और उसको आने वाली पीढ़ी से या वर्तमान पीढ़ी से अवगत कराना ही इतिहास कहलाता है। इतिहास का महत्व क्या हमें पता है कि बीते हुए कल के राजा साम्राज्य और कैसे ही वहाँ पे आर्थिक सामाजिक कारण रहे, उससे कई चीज़ें हमें सीखने को भी मिलती हैं कि क्या गलतियाँ हुई जिसको रिपीट नहीं करना, क्या अच्छाइयाँ थीं जिनको हमें सीखना है। सब कुछ हमें इतिहास से देखने को मिलता है। क्या खाते थे, क्या पहनते थे, चिकित्सा में क्या था, अर्थशास्त्र में क्या था, खगोल विज्ञान में क्या था, अन्य सभी बारे में हमें जानकारियाँ मिलती हैं। ठीक है, अब बात करें कि लोग रहते कहाँ थे। इतिहास के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, प्राचीन इतिहास के लिए, मनुष्य का होना। तो लोग कहाँ कहाँ रहते थे, तो लोग रहते थे नर्मदा नदी के तट पर, उत्तर पश्चिम यानी कि नॉर्थ वेस्ट में स्थित सुलेमान और किरथर पहाड़ियों पर, पूर्वोत्तर की गारो पहाड़ियों पर और मध्य भारत की विंध्य पहाड़ियों पर, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पास, गंगा और सोन नदियों के पास। एक चीज़ आप देखिए, सब जगह पहाड़ियों पर क्यों रहते थे, क्योंकि उस समय मैक्सिमम तो जंगल था, जंगल के बाद पानी था, पानी के बाद दलदल था, दलदल के बाद आदमी को औजार हथियार के लिए किसकी ज़रूरत थी, पत्थर की। तो वो हमेशा रहते थे पहाड़ियों या नदी के किनारे। नदी यातायात का साधन था, सड़कें तो थी नहीं। तो इन सब कारणों की वजह से, और नदियों से उन्हें और क्या मिलता था, आखेट के लिए मछली वगैरह भी मिल जाती थी। तो इसलिए वो नदियों और पहाड़ों के किनारे रहे। पहाड़ों में ऊंचाई में सुरक्षा भी हो जाती थी और शिकार में भी आसानी होती थी। आगे बढ़ते हैं, तो ये रही आपकी हिमालय है ऊपर, ये यहाँ से पूरा जम्मू से लेते हुए पूरा हिमालय है। इसके बाद सिंधु नदी है पाकिस्तान की तरफ, नर्मदा ये आपको पता है बीच में है, और नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है आप हमें बताएंगे कमेंट करके। गंगा महानदी दक्षिण और कावेरी का नीचे ये डेल्टा है। ठीक है, नर्मदा नदी ये देख लीजिए फिर से ये, तो नर्मदा नदी कई हजार वर्षों तक लोग नर्मदा नदी के नज़दीक रहते थे। वो लोग शिकार करते थे। यही पूछा जाता है कि नर्मदा सभ्यता के जो आसपास के रहने वाले लोग थे उनका मुख्य कार्य क्या था। तो वो शिकार करते थे या कंदमूल फल इकट्ठा करते थे। खाना बदोश थे, यानी कि एक स्थान पे नहीं रहते थे। ठीक, अब बात करें सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों की, तो सुलेमान किरथर की पहाड़ियाँ ये ऊपर आप देख लीजिए, यहाँ पर है, यहाँ पर ऊपर इंडस जहाँ पर है उसके आसपास। तो सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में 8000 वर्ष पहले लोग रहते थे। ये पहले वो लोग थे जिन्होंने खेती की शुरुआत की, और खेती किसकी, ये इंपॉर्टेंट है, गेहूँ और जौ की खेती करते थे। पालते किसको थे, इससे भी क्वेश्चन बने हैं। तो भेड़ बकरी गाय बैल को पालते थे, और खेती करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि स्थायी जीवन जिएंगे। ऐसा तो नहीं होगा खेत करके भाग जाएंगे। तो यानी एक स्थान पर टिक कर रहने लगे, और टिक के रहने लगे तो रहने के लिए उन्हें क्या चाहिए, एक गांव बसाएंगे, एक साथ ही रहेंगे, तो आसपास गाँव का भी निर्माण होने लगा। इसके बाद गारो और विंध्य की पहाड़ियों की बात करते हैं। तो गारो की पहाड़ियों में रहने वाले लोग उन पहले लोगों में से थे जिन्होंने धान की खेती शुरू कर दी। और विंध्य की पहाड़ी यानी कि नीचे वाला जो बीच वाला हिस्सा है भारत का, उसके उत्तर की तरफ यानी ऊपर की तरफ रहने वाले लोग भी धान की खेती करते थे। नीचे वाले क्यों नहीं करते थे, नीचे पानी ही नहीं था। अब बात करें सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास, तो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास आरंभिक शहरों का विकास लगभग आज से 4700 वर्ष पहले हुआ। 4500 आप याद रख लेना, 4700।
गंगा और सोन, सहायक नदी है सोन, तो गंगा नदी के किनारे पर शहरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पहले शुरू हुआ। कुछ शहर सोन जैसी सहायक नदियों के किनारे भी विकसित हुए। रीजन वही था कि नदी के किनारे एक तो हमें भोजन मिल जाएगा और नदी से हमें क्या है, ट्रांसपोर्ट की सुविधा अवेलेबल हो जाएगी। सड़कें, हाईवे, एक्सप्रेसवे तो होते नहीं थे। कुछ शहरों का विकास समुद्री तट पे हुआ, वहां भी वही बात। अब हमारे देश के कई नाम बता देते हैं। तो प्राचीन का सोर्स के हिसाब से हमारे देशों के कई नाम हैं, जैसे आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया आदि। आजकल इंडिया, हिंदुस्तान और भारत 3 प्रचलित नाम हैं। आर्टिकल अनुच्छेद 1 में क्या कहा है, भारत के संविधान में भारत अर्थात इंडिया नाम से इसको परिचित कराया गया है। इंडिया, तो इंडिया, ईरान और ग्रीस, इंडिया नाम कैसे पड़ा, ईरान और ग्रीस के लोग भारत के उत्तर पश्चिमी इलाकों में आया करते थे, इसलिए वो सिंधु नदी को पार करते थे। तो सिंधु को इंडस नाम से जानते थे, इस नदी को क्या कहते थे, इंडोस या हिंदोस कहते थे। इस तरह से सिंधु नदी के पूर्व की ओर पड़ने वाले इलाके का नाम पड़ गया इंडिया। भारत की बात करें तो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता था, भरत कहा जाता था। भरत कहाँ पे, उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी नहीं, नॉर्थ ईस्ट नहीं, नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिमी भाग में रहने वाले लोगों को भरत कहा जाता था, जिसका जिक्र भी है कहाँ पे, ऋग्वेद में, इसलिए इस भूभाग का नाम भारत पड़ा। अब इतिहास के स्रोत किससे प्राप्त होते हैं, तो नंबर 1 पहले हम इनको क्लियर भी कर देंगे कि कौन क्या होते हैं। तो पांडुलिपि, अभिलेख, सिक्के, पुरातत्व स्थलों से हमें इतिहास के बारे में प्राप्त होता है। पांडुलिपि क्या होती है, हाथ से लिखी हुई किताब को हम कहते हैं पांडुलिपि। प्रिंटिंग तकनीकी के आविष्कार से पहले किताबों को हाथों से ही लिखा जाता था। शुरू की पांडुलिपियों को ताड़ के पत्रों पर या फिर भोजपत्र पर लिखा जाता था। पुरानी पांडुलिपियों से हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है, उस समय के धार्मिक विश्वास, रीतियों, राजाओं, दवाइयों, विज्ञान, कविताओं आदि के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। अब बात करते हैं अभिलेख। तो अभिलेख किसे कहते हैं, किसी पत्थर पर उकेरे हुए लेख को क्या कहेंगे, अभिलेख। और किसी पांडुलिपि की तुलना में देखो, वो तो भोजपत्र पर लिखी हुई है या पत्ते पर लिखी हुई, तो वो जल्दी खराब होगी। अभिलेख बहुत लंबे समय तक संरक्षित रहेगा क्योंकि वो पत्थर पर लिखी हुई है। और ज्यादातर अभिलेखों में क्या होता था, किसी राजा की घोषणा या आदेश मिलते हैं। ऐसी घोषणाओं को अभिलेखों पर इसलिए लिखवाया जाता था ताकि अधिक से अधिक लोग उन्हें पढ़ सकें। कुछ अभिलेखों में राजाओं, व्यापारियों और अन्य लोगों द्वारा किए गए अच्छे कार्यों के बारे में भी बता दिया जाता था। और इम्पोर्टेंट ये है कि ऐसे अभिलेख या तो संस्कृत में या प्राकृतिक में और साउथ साइड में तमिल में लिखे गए थे। तो सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, संस्कृत, प्राकृतिक या तमिल में से, प्राकृत या तमिल में से, तो आप कहेंगे संस्कृत, जी नहीं, सबसे प्राचीन भाषा है तमिल। सिक्के के बारे में बात कर लेते हैं। तो सिक्कों पर अक्सर उसे जारी करने वाले राजा की तस्वीर होती थी, इसलिए सिक्कों से उस समय के राजा के बारे में पता चलता था। सिक्कों से उस जमाने के कारीगरों की महारत के बारे में भी पता चलता है। जिस जमाने के सिक्के बहुत उपयुक्त यानी कि मेटलर्जी में वो पारंगत होंगे, तो वो बहुत ही साफ मजबूत सिक्के होंगे, उन पर जो लिखा होगा वो भी साफ होगा। तो उस जमाने के कारीगरों के बारे में भी, स्किल्स के बारे में भी पता चलता था। सिक्कों की शुरुआत जो हुई वो सबसे पहले प्राचीन ग्रीस में हुई 600 ईसा पूर्व। अब पुरातत्व स्थल जो खुदाई में मिलते हैं, तो ऐसे स्थानों से ऐतिहासिक अवशेष मिलते हैं जिन्हें पुरातत्व स्थल कहते हैं। भवन और स्मारक भी पुरातत्व स्थल की श्रेणी में आते हैं। ऐसे स्थानों से मिलने वाले पुराअवशेष और अन्य वस्तुओं से बीते जमाने के बारे में भी प्रचुर जानकारी मिलती है। पुरातत्वविद कौन होते हैं, जो पुरातत्व अवशेषों के अध्ययन को करते हैं वो और उनसे निष्कर्ष निकालते हैं, वो पुरातत्वविद कहलाते हैं। तारीख का मतलब क्या है, तारीख का मतलब में ऐसी घटनाओं के खास क्रम में रखने की सहूलियत होती है। इतिहास का अध्ययन करते समय तारीखों का बहुत महत्व होता है कि किस तारीख को क्या हुआ और कब कहाँ पर क्या घट रहा था, उस समकालीन यानी कि उसी वक्त दूसरी जगह क्या घट रहा था। तो इतिहास के बारे में चर्चा करते हैं उन तारीखों के लिए बीसी यानी कि ईसा पूर्व, एडी यानी कि ईसवी का इस्तेमाल करते हैं। बीसी का मतलब होता है ईसा से पहले यानी कि बिफोर क्राइस्ट। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी यानी कि ईश्वर के वर्ष में, ईश्वर के साल में। कभी कभी ईडी की जगह सीई कॉमन एरा का भी उपयोग होने लगा है। इस तरह बीसी की जगह बीसीई का भी इस्तेमाल होने लगा है। अब चैप्टर नंबर 2, आरंभिक मानव की खोज में। तो क्या था, मनुष्य आखेटक था, खाद्य संग्राहक था, पाषाण युग, पर्यावरण में क्या बदलाव हुए, आग की खोज कैसे हुई, रॉक पेंटिंग के बारे में बात कर लेते हैं।
तो आरंभिक मानव जो था आखेटक, आखेटक यानी शिकारी था और खाद्य संग्राहक था, यानी कंदमूल फल इकट्ठे करता था। ठीक है, आरंभिक मानव क्या घर बना के रहता था? नहीं, भटकता रहता था, एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो भटकता रहता था। खानाबदोश जीवन के कारण ये थे कि अगर एक जगह पर रहेगा तो भोजन के स्रोत समाप्त हो जाएंगे, इसलिए नई नई जगह खोजने के लिए, जैसे कंदमूल फल इकट्ठे कर लिए कई सारे, फिर खत्म, तो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, जैसे जानवर एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं इसी तरह से। ठीक है, और अधिकतर पौधे मौसम के हिसाब से फलते फूलते थे, जहाँ पे फल मिले उस मौसम में वहाँ खा लिए, दूसरे मौसम में उधर उस पौधों में फल नहीं है, दूसरी वैरायटी के पौधों में, तो वहाँ चले गए। इसलिए कंदमूल फल बीज समुचित मात्रा में पाने के लिए लोग मौसम के हिसाब से एक जगह से दूसरी जगह तक जाते थे। और नदियाँ तालाब कुछ गर्मियों में सूख जाते थे, तो पानी की तलाश में भी नई जगहों पर जाना पड़ता था। अब बात करें पाषाण युग की, तो आरंभिक मानव जो था वो अपने औजार बनाने के लिए पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, इसलिए इस युग को क्या कहते थे? पाषाण युग कहते थे। पाषाण युग 3 कालों में बांटा गया है, पुरा यानी कि पुरा पाषाण काल, पुराना, मध्य पाषाण काल बीच का, और नव पाषाण काल यानी कि नया आधुनिक। आधुनिक मतलब ये नहीं कि आजकल की बात, पाषाण में 3 काल, पुराना, मध्य और नव पाषाण युग। समय भी कई बार पूछा गया है, तो पुरा पाषाण युग का समय है 20 लाख से 12,000 वर्ष के बीच का। आज से 20 लाख वर्ष पहले से 12,000 वर्ष पहले के बीच में। और इस युग के औजार कैसे होंगे? तो देखिए, नया नया सीखा था औजार बनाना पत्थर से, तो बेढंगे होंगे, टूटे फूटे ऐसे ही। और नव पाषाण युग के औजार कैसे होंगे? जब सीख गए। पुरा पाषाण काल में टूटे फूटे बेकार, मध्य में उससे ठीक, और नव पाषाण में औजार क्या होंगे? छोटे और सुगढ़। नैनो टेक्नोलॉजी पत्थरों में आ गई थी उनकी। ठीक है, इसके अलावा नवपाषाण काल में औजार बनाने के लिए हड्डियों और लकड़ियों का इस्तेमाल भी होने लगा। और पत्थरों से बने औजारों की सबसे बड़ी खासियत ये है कि उनमें से कई का इस्तेमाल तो हम आज भी कर रहे हैं, जैसे घर में सिलबट्टा, चटनी पीसने के लिए। अब बात करते हैं औजारों और पत्थरों के उपयोग क्या होते थे। तो मांस और हड्डियों को काटने के लिए, पेड़ की खाल और जानवर की चमड़ी उतारने के लिए, फल और जड़ काटने के लिए। कुछ औजारों को हड्डी या लकड़ी से बने हैंडल से जोड़कर कुल्हाड़ी या हथौड़ी भी बनाई जाती थी। अब पर्यावरण में बदलाव के बारे में बात कर लेते हैं। तो पाषाण युग का अधिकांश हिस्सा हिमयुग यानी कि आइस एज के दौरान बीता था। उस जमाने में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी और धरती पर घास की परत ना के बराबर होती थी। ग्लोबल वार्मिंग के कारण लगभग 12,000 वर्ष पहले हिमयुग का क्या हो गया? अंत। 20 लाख से 12,000 वर्ष में पुरा पाषाण काल, और तब तक चला हिमयुग। उसके बाद 12,000 वर्ष पहले हिमयुग का क्या हो गया? अंत। इसके बाद क्या हो गया? बर्फ जमीन से हट गई और तापमान मिला, तो वहां पर पौधे हो गए। पौधे पनपने से जानवर मनुष्यों के लिए उपलब्ध भोजन ज़्यादा हो गया। ठीक है, और उसी समय आज के स्तनधारियों का विकास हुआ। मांस की उपलब्धता भी बढ़ गई जब सब कुछ बढ़ रहा है। हिमयुग के बाद घास के परिवार के पौधे पूरी दुनिया में तेजी से पनपने लगे, जैसे धान, गेहूं, मक्का, ये सब घास के परिवार सदस्य हैं, और हमारे भोजन का अधिकांश हिस्सा इन्हीं से मिलता है, हमें पता है। और यही समय रहा होगा, इसी से बीन लेते होंगे। अब ऐसे खेती की तरह नहीं होता होगा कि इकट्ठे एक जगह हो रही, जहाँ मिलते होंगे उनसे बीज निकाल के ये खाते होंगे, जैसे बंदर वगैरह आपने खाते हुए देखे हैं, कहीं से भी जो मिल जाए उस तरह से। लोग कहाँ रहते थे? तो पुरा पाषाण काल में लोगों के रहने के मुख्य स्थान। अब क्वेश्चन इसमें जो बनते हैं, निम्न में से स्थल का नाम दे देंगे, किस युग से संबंधित है, ये क्वेश्चन बनते हैं जो हम आपको आगे कराएंगे। तो पुरा पाषाण युग में लोगों के रहने का मुख्य स्थान था भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश में है। हुंसगी कर्नाटक में, ये भी मिलान में भी आ जाता है कौन कहाँ स्थित है। और कुरनूल की गुफाएं, जो कि आंध्र प्रदेश में है। भीमबेटका मध्य प्रदेश, हुंसगी और कुरनूल केव्स ये है। ठीक है, भीमबेटका। और इन सब की विशेषता क्या है? ये सभी स्थान नदी के निकट है पानी की वजह से, इसलिए मतलब इनको पानी कोई दिक्कत नहीं होगी। दक्कन के पठार हैं, पठार होंगे मतलब पत्थर प्रचुर मात्रा में है, तभी तो पाषाण हो गए। तो औजार बनाने के लिए इनको मिल गया कच्चा माल यानी कि रॉ मटेरियल। और कुछ उद्योग स्थलों पर लोग घर बनाकर भी रहने लगे, और ऐसे स्थानों को आवास उद्योग स्थल भी कहते हैं। पत्थर के औजारों का निर्माण। पत्थर के औजारों को कैसे बनाया जाता हो, इसके बारे में अनुमान ही लगा सकते हैं भाई। वीडियो तो उस जमाने के है नहीं कि उनके टिकटॉक पे वीडियो पड़े हों औजार बनाते हुए। तो पत्थर से पत्थर टकराए, तोड़े तो औजार बने। दूसरा, दबाव सल्क तकनीक, ये क्या होती है ये आप समझिए। पत्थर से पत्थर टकराना आपको नहीं बताना है। दबाव सल्क तकनीकी में क्या होता है? क्रोड यानी कि जो मूल पत्थर होता है जिससे औजार बनाना होता है, उसे किसी सख्त सतह पर रख दिया जाता है,
फिर किसी बड़े पत्थर से पीट पीट कर सही आकार उसको दिया जाता है, साइड से छोटा करना जो करना उस हिसाब से। तो ये होता है दबाव सल्क तकनीक। अब बात करें आग की खोज की, तो आग की खोज मानव जाति के लिए बहुत बड़ी क्रांति थी। मानव जीवन अभूतपूर्व ढंग से बदल गया। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जंगल में लगी आग के नतीजे को देखकर लोगों ने आग का इस्तेमाल करना सीखा होगा। किसी ने गलती से मांस का टुकड़ा आग में गिरा दिया, खाया होगा, बोले भाई ये चीज़ बहुत गजब है, रोस्टेड है भाई, मज़ा आ गया। फिर लोगों ने 2 पत्थरों को आपस में रगड़कर आग जलाने का तरीका सीखा होगा। कुरनूल की गुफाओं में राख के अवशेष मिलते हैं। इससे पता ये चला कि कुरनूल जो कि कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है, इन गुफाओं में रहने वाले लोग आग का इस्तेमाल करना जानते थे। आग का इस्तेमाल कई कामों में हो सकता था। आग से पेड़ों को जलाकर जंगल साफ किया जा सकता था, आग से खाना पकाया जा सकता था और आग के इस्तेमाल से जंगली जानवरों को दूर रखा जा सकता था। रॉक पेंटिंग, शैल चित्रकला, देखिए उस जमाने में भी पेंटिंग हुआ करती थी। तो पाषाण युग के लोग अच्छे कलाकार भी थे। पाषाण युग की गुफाओं में कई रॉक पेंटिंग भी मिले हैं। भीमबेटका की गुफा इसमें सबसे फेमस है, उसमें कई सुंदर तस्वीरें हैं। और अधिकतर पेंटिंग में क्या है ये पूछा जाता है क्वेश्चन, तो जानवरों का शिकार करते हुए मनुष्य को दिखाया गया इस तरह से। ये देखिए जानवर दिख रहे हैं, ये मनुष्य है। इतिहासकारों का मानना है कि ऐसी तस्वीरों को किसी खास उत्सव के मौके पर बनाया जाता होगा। शिकार पर जाने से पहले लोग ऐसी पेंटिंग बनाते होंगे। यह भी हो सकता है कि लोगों के पास इतना खाली समय मिलने लगा हो, क्योंकि पहले क्या था, पेट भरने के लाले थे तो बीनते रहते, फिर धीरे धीरे जब खाने की प्रचुरता हुई तो अपने आसपास की सुंदर प्रकृति को वो निहार सकें, उसके बारे में सोच सकें और दीवारों पर बनाएं। इन पेंटिंग से देखिए छोटा बच्चा भी होता है, सबसे पहले पेन लेगा और कॉपी के पीछे कुछ ना कुछ बनाता ही है। तो पेंटर तो अपने अंदर मन होता है, वो अच्छा बुरा वो अलग चीज़ है। तो इन पेंटिंग से ये भी पता चलता है कि लोग समूहों में रहने लगे थे। समूह रहने के कई फायदे थे। बड़े समूह में रहने से शिकारियों से सुरक्षा मिलती है। एक समूह आसानी से किसी बड़े जानवर को भी मार सकता था, जिससे प्रचुर मात्रा में भोजन मिल जाता था, मिल बांट के खा लेते थे। और अलग अलग रहें, एक को शिकार मिला एक को नहीं मिला, सब भूखों मर जाओगे। और समूह में रहोगे और एक साथ में किसी ने भी 2 ने या 4 ने शिकार कर लिया, सबका पेट भर जाएगा। इसलिए समूह में रहना इन्होंने उचित समझा। जो कहते हैं ना झुंड में तो कुत्ते आते हैं शेर अकेला आता, तो ये झुंड में ही रहते थे। अब समझ लो मानो क्या है। ऐसा माना जाता है कि अक्सर पुरुष ही शिकार पर जाते थे, जबकि महिलाएं गुफा में रहकर बच्चों की देखभाल करती थी। महिलाएं कंदमूल और फल इकट्ठा करती होंगी। वो तो अच्छा है, फेमिनिस्ट लोगों ने उस जमाने में नहीं थे, नहीं तो वहीं पर आंदोलन करते थे और आदिमानव को ये पृथ्वी छोड़ के जाना पड़ता। अब बात करें भोजन संग्रह से उत्पादन तक, यानी कि अभी तक कंदमूल फल इकट्ठा कर रहे थे, अब प्रोडक्शन करने लग गए हैं। आगे के युग में देखते जाइए। नवपाषाण युग आ गया, खेती की शुरुआत होगी। ऊपर नवपाषाण से पहले ही पुरापाषाण में क्या हो गई, खोज किसकी किसकी हो गई थी, आग की हो गई थी ना। अब आते हैं नवपाषाण युग, खेती की शुरुआत हो गई और पहिए का आविष्कार हो गया। नवपाषाण में खेती की शुरुआत, पहिए का आविष्कार, ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं। अब खेती करेंगे तो फिर खेती में और चाहिए, फिर माल को ढुलाई भी करनी है, तो पहिए का आविष्कार हुआ। नवपाषाण युग की बात करें तो नवपाषाण युग के आखिरी चरण को कहते हैं। इस चरण की शुरुआत लगभग 10,000 वर्ष पहले हुई थी और इसी चरण में आदमी ने खेती करना शुरू किया। नवपाषाण युग के औजार की बात करें तो बहुत छोटे आकार के अत्यंत सुगढ़ होते हैं, यानी कि बहुत बढ़िया उनकी फिनिशिंग होती है। पत्थर को बेहतर ढंग से तराशा जाने लगा और कुछ औजारों में हैंडल भी लगाए जाने लगे। जैसे औजारों के नाम हैं भाला, कुल्हाड़ी, हंसिया, तीर आदि। नवपाषाण युग के पुरास्थलों की बात करें तो बुर्जहोम और गुफ्रकाल जो कि जम्मू और कश्मीर में, ये मिलान में आते हैं। मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। चिरांद बिहार में स्थित है। दाऊजली हेडिंग पूर्वोत्तर यानी कि नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। कोल्डी हवा यूपी में इंपॉर्टेंट है। कोल्डी हवा और हल्लूर और पय्यमपल्ली दक्षिण भारत के स्थल है। ठीक है, मेहरगढ़ बुर्जहोम जम्मू कश्मीर हो गया, चिरांद बिहार हो गया, कोल्डी हवा यूपी हो गया। ठीक है, दाऊजाली हेडिंग यहाँ पर हो गया और हल्लूर और पय्यमपल्ली ये साउथ के हो गए। कृषि के पुरावशेष कहाँ से मिलते हैं, इन पर क्वेश्चन बनता है। तो मेहरगढ़ जो कि आधुनिक पाकिस्तान में स्थित है, उससे गेहूं, जौ, भेड़, बकरी, मवेशी के अवशेष मिले हैं। कोल्डी हवा जो यूपी का है, वहाँ से चावल और जानवरों की हड्डियों के टुकड़े मिले हैं, ये इंपॉर्टेंट है। महागढ़ा जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, यहाँ पे भी चावल, मवेशी यानी कि पशुओं के पैरों के निशान मिले। गुफ्रकाल जम्मू कश्मीर से गेहूं और दाल, गुफ्रकाल गेहूं दाल मिले। बुर्जहोम कश्मीर गेहूं, दलहन, कुत्ता इंपॉर्टेंट है, बुर्जहोम से कुत्ते के अवशेष मिले हैं। मवेशी, भेड़, बकरी आदि। चिरांद बिहार से गेहूं, हरे चने, जौ, भैंस, बैल दोनों के इनके अवशेष मिले हैं। हल्लूर जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, इससे ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, जंगली सुअर के अवशेष मिलते हैं।
देखिए साउथ है तो ज्वार बाजरा तो मिलेगा ही। पयमपल्ली से काला चना, ज्वार बाजरा, मवेशी, भेड़, जंगली सुअर के अवशेष मिलते हैं। खेती की शुरुआत करें तो खेती की शुरुआत मानव इतिहास की सबसे क्रांतिकारी घटना थी, क्योंकि खेती होते ही आदमी एक जगह बसने शुरू हो गया, बसने के बाद घर बनाना शुरू हो गया, घर बनाने के साथ साथ उसमें स्टोर रूम बनाने लगा, क्योंकि जो एक्स्ट्रा उत्पादन हुआ उसका भी तो कुछ करना था। तो खेती कर आदमी खाना बदोश जीवन को छोड़कर स्थायी जीवन जीने लगा। और इतिहासकारों का यह मानना है खेती खोज सबसे पहले महिलाओं ने की होगी, और ऐसा इसलिए संभव हुआ होगा क्योंकि महिलाओं को गर्भावस्था और फिर बच्चे के पालन पोषण के लिए एक स्थान पर ही टिक कर रहना पड़ा होगा, बार बार वो जगह नहीं बदल सकते थे। किसी एक स्थान पर लंबे समय तक रहने के दौरान महिलाओं और बच्चों ने बीज से पौधों को पनपते देखा होगा। यही देखकर उन्होंने ये प्रोसेस शुरू की होगी, बीज डाल दो पौधे, बीज डाल दो पौधे, बोले अच्छा हो गया समझ में आ गया। यही देखकर उन्होंने खेती करना सीखा होगा। खेती से लाभ क्या हो गए? भोजन की आपूर्ति बेहतर हो गई, भटकना नहीं पड़ा, शिकार भोजन संग्रह पर से निर्भरता कम हुई होगी, और उसके साथ साथ किसी पौधे को एक देखभाल के लिए लोगों के एक स्थान पर टिकने की शुरुआत हुई होगी, जिससे बस्तियां बसने की प्रक्रिया शुरू हुई होगी और समुदायों का आकार बढ़ना शुरू होगा। धीरे धीरे समुदाय इतने बड़े हो गए होंगे कि गांव बनने लगे होंगे। गांव उस जगह को कहते हैं, जैसे आपको पता है, जहां लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि होता है। जनजाति की बात करें तो क्या होते हैं? वो लोग जो प्रकृति के अत्यधिक निकट होते हैं और आज भी शिकार, भोजन संग्रह, कृषि जैसे पुराने तरीके से जीविका चला रहे हैं, उन्हें जनजाति या आदिवासी कहते हैं। ठीक है। अब कृषि के लाभ में ही हम बता रहे थे कि अगर जरूरत से अधिक भोजन मिलने लगा तो खाली समय हो गया कि अब तो भटकना नहीं है भोजन के लिए, तब इन्हें थोड़ा थोड़ा दिमाग चलाना शुरू किया होगा। पहले तो पेट भरता है ना आदमी, इसके बाद वैज्ञानिक कला, भाषा की क्षमता पे विकास हुआ होगा। अब जनजातियों के लक्षण बता दें तो जनजातियों के सदस्य छोटे समूह में रहते हैं, किसी जंगल के नज़दीक रहते हैं। ऐसे लोग अपनी अधिकांश ज़रूरतों के लिए जंगल पर निर्भर करते हैं। जनजातियों की सांस्कृतिक विरासत बहुत समृद्ध होती है, उनकी अपनी खास वास्तुकला, संगीत और चित्रकला होती है। अब आते हैं खेती के आविष्कार के बाद पहिए का आविष्कार की बात करें तो नवपाषाण युग ही वह समय था जब पहिए का आविष्कार हुआ, लेकिन पहिए का सटीक डिजाइन बनाने में इंसानों को कई वर्ष लग गए होंगे। हो सकता है लोगों ने लकड़ी के बेलनाकार लट्ठों को लुढ़कते देखा होगा, कहा होगा ऐसे ही हम बना लेंगे। उससे प्रेरणा लेकर लोगों ने भारी सामान ले जाने के लिए लकड़ी के लट्ठों का इस्तेमाल किया होगा। धीरे धीरे समय बीतने के बाद पहिए का सही डिजाइन बन पाया होगा। पहिए ने आदमी का जीवन बहुत आसान कर दिया, क्योंकि जो एक्स्ट्रा उत्पाद था और कहीं पे ट्रांसपोर्टेशन था उसमें आसानी हो गई, और गाड़ी को आदमी या जानवर द्वारा आसानी से खींचा जा सकता था। इससे लंबी दूरी की यात्रा आसान हो गई। ये हम समझ गए, यात्रा होगी तो व्यापार होगा। इसके बाद बर्तन बनाने वालों ने पहिए का इस्तेमाल किसके रूप में किया? चाक बनाने में, जिससे बर्तन बनाने में तेजी आई। पहले केवल हाथों से बनाते थे। मेहरगढ़ में जीवन की बात करें तो मेहरगढ़ बोलन दर्रे, इंपॉर्टेंट है, बोलन दर्रे के पास स्थित एक हरा भरा समतल मैदान है। इस पुरा स्थल से मकानों, बर्तनों, जानवरों की हड्डियों और कब्रों के अवशेष मिले हैं। घरों का आकार कैसा होता था? इंपॉर्टेंट, आयताकार होता था। उन्हें पत्थर की सिल्लियों से बनाया जाता था और एक घर में प्रायः 4 कमरे होते थे। इनमें से एक कमरे का इस्तेमाल प्रायः अनाज के भंडारघर के रूप में प्रयोग किया जाता था। कब्र की बात करें तो मेहरगढ़ से ये पता चलता है कि मृतकों का अंतिम संस्कार भी किया जाता था। कब्रों से कई रोचक जानकारियां भी मिली हैं। एक कब्र से आदमी के कंकाल के साथ साथ बकरियों के कंकाल भी मिले। पाकिस्तान है तो बकरी तो आदमी के साथ मिलेगी। इससे पता चलता है कि लोगों को यह विश्वास था कि मरने के बाद भी जीवन होगा, यानी कि वो पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। लोगों को यह भी लगता होगा कि मरने के बाद भी जो भौतिक सुविधाएं, जो ज़रूरतें हैं, जिंदा होने पर वही ज़रूरतें पड़ती होंगी, इसलिए ये सब चीज़ें रखी जाती होंगी। अब बात करें दाऊदअली हेडिंग नामक पुरास्थल की, तो यह पुरास्थल ब्रह्मपुत्र की घाटी में, जैसे हमने बताया, नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। यहाँ से खल मूसल जिसको बोलते हैं, वो मिले हैं। इससे पता चलता है कि वहाँ के लोग भोजन को पीसा करते थे। यहाँ से जेडाइट नाम का पत्थर भी मिला है। ये हरे रंग का पत्थर होता है जिससे औजार बनाए जाते हैं। इतिहासकारों का मानना है कि जेडाइट चीन से आया होगा। इससे यह पता चलता है कि लोगों का संपर्क दूसरे स्थान के लोगों से हुआ करता था। ये भी हो सकता है कि वो ब्रह्मपुत्र नदी में बहकर आया हुआ हो। अब बात करें आरंभिक नगरों की। अभी तक गांव की बात हो रही थी, तो सिंधु घाटी की सभ्यता की बात होगी, नगर की बात होगी, हड़प्पा सभ्यता जिसको बोलते हैं, योजनाबद्ध शहर और उनके लोगों का जीवन और सभ्यता का अंत कैसे हुआ, इस बारे में चर्चा करें।
तो सिंधु घाटी की सभ्यता की बात करें तो सिंधु घाटी की सभ्यता आज से 4700 वर्ष पहले फली फूली थी। उस जमाने के नगर मुख्य रूप से सिंधु नदी के मैदानों में फले फूले थे, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है। ये सब बेसिक सी चीजें हैं जो आपको पता है। इस सभ्यता का सबसे पहले खोजे जाने वाला शहर का नाम क्या था? हड़प्पा। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हम क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा कहाँ पड़ता है? आज के पाकिस्तान में पड़ता है। और इसकी खोज बड़ी इंटरेस्टिंग हुआ क्या था? 1856 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग यहाँ पे रेलवे लाइन बिछा रहे थे, तो उन्हें खंडर मिले। मजदूरों और कारीगरों को शुरू में लगा कि ये ऐसे ही कोई खंडर होगा रेलवे का, तो वहाँ से उन्होंने ईंटें उठाई और रेल निर्माण में लगानी शुरू कर दी। और आज से लगभग 80 वर्ष पहले एक ब्रिटिश पुरातत्वविद को एहसास हुआ कि यह कोई मामूली शहर नहीं बल्कि बहुत प्राचीन शहर था। अब बात करते हैं इसमें जो और भी फैक्ट है वो मिलेंगे आगे की पीडीएफ में। सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य महत्वपूर्ण पुरास्थल की बात करें तो हड़प्पा के अलावा यहाँ पर मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलेबीरा और भी अन्य स्थल हैं। हड़प्पा, मेहरगढ़ ये पाकिस्तान में देख लिया, हड़प्पा, फिर मोहनजोदड़ो, लोथल गुजरात के निकट है, ठीक है, कालीबंगा राजस्थान के पास है। अब बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की विशेषताएं, तो इनके शहर योजनाबद्ध होते थे, इनमें पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था, सड़कें और नालियां मिलती हैं, योजनाबद्ध मकान मिलते हैं और मकानों में भंडार गृह भी मिलते हैं। योजनाबद्ध शहर की बात करें तो ऐसा लगता है कि सटीक योजना के आधार पर शहर बसाए गए थे। हड़प्पा का नगर 2 भागों में बटा हुआ था, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। नगर का पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर स्थित था। नगर का पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर स्थित था। ऐसे तो हम भूल जाएंगे, अभी तो पढ़ लिया है पश्चिमी पूर्वी, तो हमने ऐसे याद रखा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश ऊंचाई पर है और छोटा है, और पूर्वी उत्तर प्रदेश ज़्यादा है लेकिन ढलान पर है, यानी कि नदियों के बाढ़ का पानी उसमें जमा होता है। ये ट्रिक है मेरी याद करने की। और ऊंचे भाग को नगर दुर्ग कहते हैं। इस दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनी थी। नगर का पूर्वी भाग नीचे था लेकिन बड़ा था, इस भाग को निचला शहर कहते हैं। नगर दुर्ग में एक बड़ा तालाब मिला है। पुरातत्वविदों ने इसे क्या कहा है? महान स्नानागार कहा है। इसका निर्माण पक्की ईंटों से हुआ है। महान स्नानागार की दीवारों और फर्श पर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी ताकि रिसाव ना हो सके। चारकोल की परत। इसमें उतरने के लिए 2 तरफ से सीढ़ियां बनी थी और चारों तरफ कमरे बने थे। इतिहासकारों को ऐसा लगता है यहाँ पर विशेष अवसर पर विशिष्ट नागरिक स्नान किया करते थे। धनी लोग शहर के ऊपरी हिस्सों में रहते थे जबकि मजदूर लोग शहर के निचले हिस्सों में रहते थे। अब बात करते हैं पक्की ईंटों का प्रयोग के बारे में। तो घर और अन्य इमारतें पक्की ईंटों से बनी होती थी। ईंट एक ही आकार की थी, इसका मतलब ये हुआ ऐसी तितर बितर नहीं थी अलग अलग आकारों की। इससे ये पता चलता है कि हड़प्पा के जो कारीगर थे बहुत कुशल थे और ईंटों को इंटरलॉक पैटर्न में जोड़ा जाता था। इससे इमारतों को और अधिक मजबूती मिलती थी। अब बात करें सड़कों और नालियों की, तो सड़क पर ईंटें बिछाई जाती थीं। सड़कें आपस में इंपॉर्टेंट है समकोण पर काटती थीं। नालियों का जाल भी योजनाबद्ध तरीके से बनाया जाता था और मेन होल भी बने होते थे। हर घर से निकलने वाली नाली सड़क की नाली से मिलती थी। नालियों को पत्थर की सिल्लियों से ढका जाता था। थोड़े थोड़े अंतराल पर इनमें मैन होल बने होते थे ताकि साफ सफाई हो सके। घरों की दीवारें मोटी और मजबूत होती थी और कुछ मकान तो 2 मंजिल भी होते थे, ठीक है। और एक घर में अक्सर एक रसोई, एक स्नानघर और एक बड़ा सा आंगन होता था। पानी की सुचारू व्यवस्था के लिए अधिकतर घरों में कुआं भी होता था। इसके अलावा जो इस यहाँ के शहर थे जो मेन, वो पीछे की ओर उनके दरवाजे खुलते थे, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में बड़े भंडार गृह भी पाए गए हैं। ऐसे भंडार गृह से झुलसे हुए अनाजों के अवशेष मिले हैं। इससे पता चलता है कि उस जमाने में अनाज का उत्पादन आवश्यकता से अधिक होगा, तभी तो भंडार गृह बनाएंगे, नहीं तो खा के खत्म कर देते। इतिहासकारों का यह भी अनुमान है कि टैक्स के रूप में अनाज को वसूला जाता होगा। बड़े भंडार गृह में टैक्स से वसूले गए अनाज को रखा जाता होगा। लोगों का जीवन थी सभ्यता शहरी, लेकिन मुख्य पेशा क्या था? खेतीबाड़ी। इसके अलावा शहर के लोग अन्य पेशों में भी शामिल होते थे। हड़प्पा के शहरों में कुछ संभावित पेशे शिल्पकार, व्यापार और खेती, 3 पेशे मुख्य रहे होंगे। शिल्प में बर्तन बनाने के लिए मिट्टी, तांबा और कांसे का उपयोग होता था। इंपॉर्टेंट है, मिट्टी, तांबा और कांसे का प्रयोग बर्तन बनाने के लिए होता था। औजार, हथियार और सील बनाने के लिए तांबे और कांसे का प्रयोग होता था। मिट्टी के भी सील बनाए जाते थे। कई बड़े बर्तन मिले हैं जिनका इस्तेमाल शायद अनाज रखने के लिए किया जाता होगा।
और उनमें से कई बर्तन हैं कब्रों के साथ भी मिले। कब्र जानते हैं ना, जहाँ पे दफनाया जाता है। जेवर बनाने के लिए सोना, मनके, लकड़ी और मिट्टी का इस्तेमाल होता था। मनके यानी कि बीड्स बनाने के लिए महंगे पत्थरों का इस्तेमाल होता था, जैसे कि कैनेलियन, जेस्पर और क्रिस्टल इत्यादि। खिलौने बनाने के लिए मिट्टी और लकड़ी का इस्तेमाल होता था। एक गाड़ी का आकार का खिलौना भी बड़ी अच्छी हालत में मिला है। इसे देखकर लगता है कि उस जमाने में गाड़ी को जानवरों के द्वारा खींचा जाता था। खिलौनों, बर्तनों और जेवरों पर जटिल नक्काशी देखने को मिलती है। इससे पता चलता है कि सिंधु सभ्यता के कारीगर बहुत ही दक्ष थे। कुछ तकलियां भी मिली हैं। तकलियां मतलब धागा बनाने के लिए यूज की जाती हैं, ऐसे चौकोर और घूमती हैं गोल गोल। लोग कपास से धागा बनाते थे। व्यापार की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। तांबा राजस्थान तथा ओमान से आता था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये CAPF में आया है। हड़प्पा के कुछ सील मेसोपोटामिया में मिले, इसका मतलब उन दोनों के बीच में व्यापार हुआ करता था, यानी समकालीन सभ्यता थी एक दूसरी। अब बात करें लोथल की, हड़प्पा सभ्यता स्थल में ही तो गुजरात के लोथल में एक बंदरगाह मिला है। इससे यह पता चलता है कि उस जमाने में समुद्री मार्ग से भी व्यापार होता था। किससे? मेसोपोटामिया के लोगों से। कई तरह के सील यानी कि एक प्रकार की मुद्रा मिली है, जिससे पता चलता है कि व्यावसायिक लेन देन का सिस्टम बहुत अच्छी तरह से था। करेंसी के रूप में एक सील का उपयोग करते थे। खेती की बात करें तो हड़प्पा गांव में गेहूं, जौ, दलहन, मटर, चावल, तिल, अलसी, सरसों की खेती होती थी। झुलसे हुए अनाजों के अवशेष मिले हैं। हल की शक्ल का एक खिलौना भी मिला है। इसका मतलब है कि उस समय खेत जोतने के लिए हल का इस्तेमाल भी होता था। बड़े भंडारगृह और बड़े बड़े बर्तनों के मिलने से यह पता चलता है कि अनाजों का उत्पादन प्रचुर मात्रा में होता था। पुरातत्व स्थलों में कई पालतू पशुओं की हड्डियां भी मिली हैं। इससे पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, बकरियां, भेड़ और सुअर पाला करते थे। यहाँ पे प्रशासन तंत्र की बात करें तो इतिहासकारों का अनुमान है कि सिंधु घाटी सभ्यता में किसी न किसी प्रकार का प्रशासन तंत्र भी रहा होगा। नहीं तो इतना बड़ा शहर को संभालना है और वो भी व्यवस्थित है, तो कोई ना कोई तंत्र तो रहा होगा। हो सकता है कि प्रशासन संभालने के लिए लोगों की समिति रही हो। मनोरंजन की बात करें तो यहाँ से हड़प्पा स्थलों से खिलौने और मूर्तियां भी मिली हैं। इसका मतलब है लोगों में मनोरंजन का भी प्रचलन था। लिपि की बात करें तो हड़प्पा से मिले हुए सीलों पर किसी लिपि में कुछ लिखा हुआ भी है। इसका मतलब है कि उस जमाने के लोग पढ़ना लिखना जानते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को अब तक कोई पढ़ नहीं पाया है। हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होगी। हड़प्पा सभ्यता के लोगों के धार्मिक जीवन की बात करें तो लोग देवी देवताओं की पूजा करते थे। वहाँ से कई मिली जो मूर्तियां हैं वो इस बात की पुष्टि करती हैं। पुरातत्वविदों का ध्यान खासकर एक पुरुष की मूर्ति जिसके चारों ओर पशु है उसने खींचा है। उस मूर्ति कुछ हिंदू धर्म के शंकर भगवान से मिलती जुलती है। शंकर भगवान को पशुपतिनाथ के रूप में भी जाना जाता है। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हड़प्पा के समय मंदिरों का प्रचलन नहीं था। मूर्तियां मिली लेकिन मंदिर नहीं मिले हैं। तो हड़प्पा सभ्यता मंदिरों का प्रचलन नहीं था लेकिन मूर्तियों का प्रचलन था। हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ? कई मतलब लॉजिक दिए जाते हैं, तर्क दिए जाते हैं। तो अचानक से आज से 3900 लगभग वर्ष पहले हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। टूटी सड़कें, जाम पड़ी नालियों से यह पता चलता है कि सारा सिस्टम खराब हो चुका था। बाद के समय की खुदाई में दूर के स्थानों में के सामानों के अवशेष भी नहीं मिलते हैं। इसका मतलब है बाहरी दुनिया से व्यापार भी समाप्त हो चुका था। घरों की दशा खराब हो चुकी थी। शहर के लोग अब धनी नहीं रह गए होंगे। इतिहासकार अभी तक सिंधु सभ्यता के अंत का सही कारण नहीं समझा पाए हैं, लेकिन कुछ उन्होंने अलग अलग तरह के अनुमान लगाए। उनका अनुमान है कि हो सकता है नदी किनारे बसा शहर था, नदियां सूख गई हों या और भी नदियां हों उस समय और वो सूख गई हों, या नदियों ने अपना स्थान बदल लिया हो, या फिर लोगों ने अपना स्थान बदल लिया हो। ईंटों की भट्टियां बहुत आयत में थीं, इससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा होगा। जंगलों की कटाई हुई होगी। वनस्पति कम हो जाने के कारण लोगों को दूसरी जगह जाने के लिए बाध्य होना पड़ा होगा। मवेशियों और भेड़ों द्वारा अत्यधिक चराई के कारण भी वनस्पति का नुकसान हुआ होगा, जिससे मरुस्थल बन गए वो स्थान। और किसी महामारी या प्राकृतिक, हो सकता है कोविड जैसी कोई वेव आई हो, इनकार नहीं किया जा सकता। इससे आबादी का एक बहुत बड़ा भाग तबाह हो गया। बाकी का वीडियो करेंगे अगले पार्ट में। तो यहाँ तक ही रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी पार्ट 2 ला रहे हैं फटक से, जिसमें हम वैदिक युग की बात करेंगे। इस तरह मैं पूरी 6 से लेकर 12 तक की NCERT खत्म कर देंगे। इसमें कई चीज़ आपको लग रहा है कुछ छूट रहा है, देखिए वो करा रहे हैं जो NCERT में दिया है
उसके बाद जो अगर आपको करना है तो हमने वो वीडियो फुल मास्टर वीडियो करके डाल रखा है, उसमें देख लीजिए। उसमें कहा जरूर ने पैट 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 है, लेकिन वो बनाया मैंने सबके लिए ही था, तो जाके देख लीजिए। धन्यवाद।